अच्छा, स्कूल है मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन 100% देता है, होने के चांसेस 99% से ज़्यादा हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ढंग से पढ़िएगा, और सिंपल टॉपिक है जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, यानी देखा जाए तो ये टॉपिक 50% तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, मेन मोड मीडियन तक, उसके आगे वाला आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिकली कुछ ऐसा है जो समझिए कि जैसे मान लीजिए वॉइस, भावेश वॉइस क्लियर है, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है। गुड मॉर्निंग, वॉइस वगैरह बिल्कुल क्लियर है एकदम, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 2 मिनट थोड़ा सा भी। ऑल राइट, तो देखो बच्चे, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये कुछ एवरेज जैसा है। अपन काफी चीजों में क्या करते हैं, एवरेज यूज करते हैं। मतलब कैसे कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ रातनाडा से यहाँ से आपको पाउडर चौराहे जाना है, मोटरसाइकिल लेके जाते हो आप नॉर्मली, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ से लेके आप डायरेक्ट पाउडर चौराहे तक एकदम 50 की स्पीड से कंटिन्यूसली ना अप एंड डाउन होते हुए जा सकते हो? इम्पॉसिबल है। चाहे मैं तो कहता हूँ रात के 12 बजे 1 बजे जाओगे तो भी शायद 50 की स्पीड कंटिन्यू मेंटेन करना मुश्किल है। तो हो सकता है ट्रैफिक अच्छा मिले तो आप 50 के बजाय 60 भी कर लें, ट्रैफिक ज्यादा मिला तो आपको कभी कभी 20 पे भी करना पड़ेगा और कभी ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो पाउडर चौराहे पे आपका दोस्त खड़ा है, उसने आपसे पूछा कि आप किस स्पीड से आया, तो आप उसे तो ऐसे थोड़ी बताते हो कि अच्छा यहाँ से वहां तक मैं 50 और एकदम से फिर 20 और फिर 60 और फिर 70 पे हो गया, फिर वहां से मैंने स्पीड लेके 80 पे आ गया, ऐसे थोड़ी बोलते हो। आप उसको हिसाब किताब लगा ले तो अच्छा, मैं मानो 10 किलोमीटर चल के आया और मुझे 10 मिनट लगे, 10 मिनट में पहुंच गया, 10 किलोमीटर लगभग 60 की स्पीड हो गया, 60 की स्पीड से आया। मतलब आपने उसको एक ऐसा डाटा दे दिया जिससे उसको पिक्चर क्लियर है कि अच्छा 60 की स्पीड से आए। यहाँ से हम कोटा जाते हैं तो हम देख लेते हैं 4 घंटे में पहुंच गए 400 किलोमीटर, अच्छा 50 की एवरेज बैठी है, जबकि कभी 120 भी चली थी गाड़ी, लेकिन 120 नहीं बोलते उसको, एवरेज जो आता है वही बोलते। तो एवरेज बेसिकली कौन सा डाटा है, वो डाटा है जो आपके उस पूरी जर्नी को आपको बता रहा है, उसके बारे में डिफाइन कर रहा है। सही बात है, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है ना, मीन मोड मीडियन, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे डेविएशन, यानी कि विचलन। अभी डेविएशन क्या बताता है, डेविएशन बताता है कि जो आप मोटरसाइकिल चला रहे थे उसमें आपकी स्पीड्स का फ्लक्चुएशन कैसा था। कुछ लोग बड़े सिंपल होते हैं, मजे से चलाते हैं, साला स्पीड आराम 30 की स्पीड रखूंगा, लो भाई कितना ट्रैफिक आवे तो कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया रोड आगे चकाचक खाली पड़ा है रात, तो अभी मैं तो 30 से चलूंगा। तो फिर क्या होगा, 30 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा तो हो सकता है उसको 25 करना पड़े इतना। लेकिन कोई भाई साहब 120 वाले हैं, उसको तो फिर तुम्हें पता है कभी 120 कभी 30 कभी 40 कभी ऐसे फ्लक्चुएट ज्यादा होगा। तो जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है उसका डेविएशन ज्यादा हो जाएगा। मतलब एवरेज वैल्यू से जो अलग अलग डाटा थे, अगर वो बिल्कुल पास पास है तो डेविएशन कम है, और वरना डेविएशन, यानी डेविएशन क्या बता रहा है कि जो एवरेज डाटा है उससे कितना उनका फ्लक्चुएशन है, उनका कितना बिखरा हुआ, ये बताता है कौन, आपका डेविएशन। जैसे मान लो गाड़ी चलाने वाले की बात करें तो इन डाटा से पता चल जाएगा कि उसको गाड़ी चलाने आती है कि नहीं आती। नहीं, जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वो रफ गाड़ी चला रहा है, और जहां फ्लक्चुएशन बहुत कम आ रहा है इसका मतलब वो सही गाड़ी चला रहा है। क्लियर है बात?
तो ये होता है डेविएशन। बात करते हैं कि स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, क्या लिखा है इनके बारे में। तो देखिए इसमें लिखिए आप पहला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, बंटन। पहला टॉपिक लिखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का ना समझ गए भाई, कि जो काफी सारे डाटा है, जैसे मान लीजिए अपने क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने टेस्ट लिया तो अलग अलग आए नंबर, तो मैं टेबल बना के देता हूँ तुम्हें कि भाई ये मनीष, ये 50, ये, तो वो जो है, यानी यू कैन से दैट इट इज द ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिख लो ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों का समूह, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों का समूह, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। लाइक दिस एक्स एफ, x1 x2 x3, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, तो f1 f2 f3 इस तरीके से। तो जो f है उसका नाम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का नाम बारंबारता, लिख लो। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि कोई भी डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। कोई भी, जैसे मान लीजिए 10 जने, 10 जनों का मैंने टेस्ट लिया है ना, तो उसमें मान लीजिए 4 जनों के 50-50 नंबर आए 100 में से, तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा 50 नंबर, और कितने बच्चों के आए, 4। तो ये 4 बताएगा कि x1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लिख लो फ्रीक्वेंसी। और x क्या है, डाटा के दो या ऑब्जर्वेशन के दो, प्रोबेबिलिटी नहीं है ये होने वाला, हाँ। डाटा ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण। तो देखा जाए तो बच्चों फ्रीक्वेंसी तो बिना देखने वाली चीज है नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या है, x1 कितने, जैसे मैं पूछूं हाँ भाई 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, 4 कहाँ दिख रहा है, समझ रहे हो, मतलब फ्रीक्वेंसी ना दिखने वाली चीज है, जबकि 3 दिख रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर में जब अपन पढ़ते हैं ना, मीन मोड मीडियन वटेवर वटेवर, वो सब कौन है, एक्स है। वो सब कौन है, एक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है, एक्स। फ्रीक्वेंसी तो हाँ दिखा रही है कि भैया ये इतनी बार आया, समझ लो बात को, बाकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, एक बेकार चीज है। तो इस तरह का अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 2-3 तरह का होता है। कौन से 2-3 तरह का, पहला डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तो वो होता है जिसमें इंटरवल दिया जाता है 0 से 10, 10 से 20 वाला, और डिस्क्रीट ये वाला सिंपल। तो विदाउट लिख लो, विदाउट इंटरवल, विद इंटरवल। शॉर्ट में लिखेंगे अपन, है ना, मैं 11th वाली डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है ऐसा होता है, ठीक है। हिंदी में हो गया अपना असतत बारंबारता बंटन, ऊपर पहला वाला, दूसरा नीचे वाला सतत बारंबारता बंटन, इतना सही है। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब एक जैसा, समझ गया। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी इंटरवल वाला। और ऊपर वाला विदाउट इंटरवल, विदाउट इंटरवल मतलब सिंपल ही है, जो 2-4-6 लिखा हुआ है, या विद फ्रीक्वेंसी वाला। डिस्क्रीट वाला हो गया बच्चों विदाउट इंटरवल वाला, और ये हो गया अपना विद इंटरवल वाला। जिसमें इंटरवल होता है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जिसमें इंटरवल नहीं होता वो विदाउट यानी कि डिस्क्रीट कहलाता है। नहीं, ये कोई फंक्शन थोड़ी चल रहा है तो डिस्क्रीट बोल सकते हैं, ठीक है ना। असतत बारंबारता बंटन, सतत बारंबार, अंतराल जिसमें अंतराल दिया गया हो, जिसमें अंतराल नहीं दिया गया हो। एग्जाम्पल वगैरह की जरूरत है नहीं, ठीक है भाई। ये हो गया अपना चैप्टर की बेसिक, जो आप 9-10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला टॉपिक मीन। स्टैटिस्टिक्स का पूरा नाम बेसिकली जो इस चैप्टर का नाम है ना वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ये है इस पूरा चैप्टर का नाम, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और विक्षेप। ठीक है ना। तो देखो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी ये तो हो गया वो मीन मॉड मीडियन, सेंट्रल बीच वाला एवरेज, और ये डिस्पर्शन जो अपन को वही विचलन डेविएशन। ठीक है। यानी इस चैप्टर में दो ही चीजें पढ़नी है, ये जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, ये जो आप 11th में पढ़ेंगे, मतलब 11th में पढ़ चुके हैं बहुत से लोग। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप व विक्षेपण, ये इस चैप्टर का पूरा नाम है। शॉर्ट में इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना, यानी एवरेज के बारे में। अब एवरेज भी तो काफी सारे तरीके के अपन 11 में पढ़ चुके हैं। 10th में तो एक ही था मीन। यहाँ पर अपन ने अर्थमेटिक मीन भी पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा, हार्मोनिक मीन। तो अपन ये सारे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। वैसे अपन को आता है वैसे तो, ठीक है, दोबारा रिवाइज बिठा दूं सारा कुछ। अच्छा, एम और जेम नहीं आता था, एच आता ही। तो सबसे पहला टॉपिक डालिए बच्चों मीन, यानी कि माध्य। मीन के अंदर सबसे पहला अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन वो है जो आपने 10th में पढ़ा। एवरेज 10th में क्यों, छठी में पढ़ा है। एवरेज कैसे निकालते हैं? हाँ भाई, औसत। हिंदी वाला है इंग्लिश वाला है? दो छठी में पता है हमें। औसत कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? 4 नंबर का औसत एवरेज निकालना है। बस वो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर्स अपॉन द डिवाइड बाय द नंबर्स। तो जो अपन 10th में एवरेज पढ़ते हैं दैट इज अर्थमेटिक। यानी कि इसको लिखने का तरीका एक्स बार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn सबको प्लस करके डिवाइड बाय द, ठीक है। अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखे तो अपन सिग्मा xi अपॉन, उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन ही x बार है और कैपिटल ए लिखा हुआ है तो भी एक ही बात है। अर्थमेटिक मीन कीजिए प्लस करके बाई एन। 5 नंबर है तो प्लस करके बाई 5, 10 नंबर है तो प्लस करके बाई 10। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी दे दे तो पहले समझा देता हूँ। चलो जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी दे दी तो 4 x f 3 5 4 8। अब देखो फ्रीक्वेंसी का ना आप जानते हो क्या, 2 4 बार है। बोलो 2 को 4 बार प्लस करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो गया। 3 को 5 बार प्लस करो या तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई 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 और डिवाइड बाय द टोटल नंबर कितने हो गए, 3 नहीं हुए, इतने सारे 2 4 बार है। तो एक तरह से इसी को दूसरा फॉर्मूला बन गया इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, बोलो कि आपने 10th में नहीं पढ़ाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस डिवाइड बाय द सिग्मा एफ आई। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ ले, टेंशन वाले आदमी। और जो सिग्मा एफ आई है उसको इस चैप्टर में कैपिटल एन से डिनोट करते हैं भाई हम लोग आज के बाद। सिग्मा एफ आई को कैपिटल एन से लिखा जाता है, ठीक है। बारंबारताओं का योग, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर जैसे 2 नंबर के बीच में सिग्मा मतलब पूरा मतलब वो कहता ना कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया, हाँ? और आज तुम ये पूछ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही पूछते हैं? एपीजीपी में नहीं पढ़ाया था, प्लस या माइनस होता तब सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ी होता है। ऐसे तो सर सिग्मा से सिग्मा कट गया, एफ आई से एफ आई कट गया है सर, एक सा है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना।
चलो, तो ये अर्थमेटिक मीन ही मीन होता है नॉर्मल वाला, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन तो क्या कराऊं मैं, कहूँ 2 3 4 का अर्थमेटिक मीन क्लियर, प्लस करके बात थी। नेक्स्ट ज्योमेट्री। अगर हम 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे तो मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, हाँ अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। इसका मतलब अगर 3 नंबर है तो पावर 1/3, 10 नंबर है तो पावर 1/10 मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ज्यादा नंबर है x1 x2 x3, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो और पावर क्या लगा दो। इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके पावर। तो इसका वो सिंबल क्या था, जैसे इसका एक्स एक्स जी के ऊपर बार है, जी वो तो जी, इसमें भी है, बस जी होता है, एक ही। एक ही होता है। वैसे ये इस चैप्टर में का नहीं है, इस चैप्टर में काम ही नहीं आता, ठीक है ना, चिंता मत करो। भले इस चैप्टर में देखो बिल्कुल फिक्स है क्या, एक तो ये काम आएगा, ठीक है। इसके बाद में जितनी पिक्चर में बताऊंगा कुछ काम नहीं आने वाला। इसके बाद लास्ट में चलेंगे अपन, तो लास्ट में अपने पास एक मीन डेविएशन आएगा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा और एक वेरिएंस, वो तीनों आपस में कनेक्टेड है, वो काम है। यानी 99.99% जो क्वेश्चन बनता है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, बस और कुछ नहीं। बाकी तो ठीक है, थ्योरी है, तो क्या पता तुम्हारी किस्मत कब बिगड़ जाए और उसमें इनमें से आ जाए, इसलिए पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, जरूरी है। और ये हमने वैसे पढ़ा हुआ है। और तो सब वापस बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी दे दे, हाँ, स्क्वायर कर दो, सिग्मा का चल रहा है यहाँ पर, तो मतलब वो पावर में डाल दो फ्रीक्वेंसी। सोचो, ये देख ये दिमाग ही लगा लिया भाई। x1 कोई भी नंबर है 5, फ्रिक्वेंसी का मतलब आप जानते हो 5 कितने बार है, 3 बार है मान लो। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब 5 की पावर 3 हो गया ना, तो यानी फ्रिक्वेंसी कहाँ आएगी, सबकी पावर्स में। तो जब फ्रिक्वेंसी होगी ये फॉर्मूला बन जाएगा, बोलो 1/, में कैपिटल एन सिग्मा Fi कितने नंबर है, क्लियर है ना बात। स्मॉल एन नहीं है, कैपिटल एन है। सिग्मा Fi, सिग्मा Fi क्या बताता है कि आपका डाटा कितनी बार है, कितने ऑब्जर्वेशन है। और फ्रीक्वेंसी आती कब है, जब डाटा बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो सिंपल सा, मैं 5 डाटा है तो 5 डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी कहाँ जरूरत है, टेबल ही नहीं बना दूंगा। पर डाटा मान लो करीबन, मान लो एक क्लास में 1000 स्टूडेंट है ना। अब उन 1000 स्टूडेंट्स का मुझे रिजल्ट बनाना है, तो या तो आप एक काम करो, कम से कम 100 पेज में बनाओ। उसके बजाय एक काम करोगे ना कि उन 1000 बच्चों में मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, उन 1000 बच्चों में से 100 बच्चों के 50 नंबर आए, तो अपन क्या कहेंगे, 50 नंबर किसके, 100 बच्चों के, तो 100 फ्रिक्वेंसी होगी उसकी। तो एक तरह से एक ही पेज में उन 1000 बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, इस तरीके से। यानी कि फ्रिक्वेंसी वाला काम कब करते हैं, जब ऑब्जर्वेशन बहुत सारी होती है। एम हो गया, जीएम हो गया, एचएम। बोलो, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन, दो, 2/1/a+1/b, 3 है तो 3 ठीक है ना। तो n है तो n/, सबको प्लस कर दो रेसिप्रोकल कर करके। इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं, हार्मोनिक मीन। बताओ फ्रीक्वेंसी होती तो, अगर इसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी हो तो, और नीचे आ जाएगा 1/, भाई x1 f1 बार है, तो बोलो 1/x1 कितनी बार प्लस करोगे, f1 टाइम्स, f1/x1 हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो हार्मोनिक मीन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
वेटेड मीन, भारित माध्य, भारित, वेट, वेट यानी भार, नथिंग स्पेशल। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का नाम बदल दिया भार, वेट। आपसे कह दिया कि भाई 3 डाटा हैं, इनके वेट इतने इतने हैं, मीन निकालो, वेटेड मीन निकालो, तो एफ की जगह डब्ल्यू, बस और कुछ नहीं। तो वही सिग्मा एफ आई की जगह डब्ल्यू आई कर दो एक तरह से, ठीक है ना, डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। मतलब फ्रीक्वेंसी के बजाय वेट दे देगा क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करेगा। नाम बदला हुआ है, बाकी सब कुछ एज इट इज, नाम बदल गया इसका वेटेड मीन। इसके बाद एज्यूम्ड मीन पढ़िए ना अपन लोगों ने 10th। एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य, नाम ही सुना नहीं लग रहा साला। 10वीं की बढ़िया बैंड बजाई है कोरोना ने, और उसके ऊपर से थोड़ी बहुत तुमने बजवा ली नहीं। उसने कहा मत पढ़ो, तुमने कहा मजा आ गया, ठीक है ना। ये तो नहीं कि पढ़ लेते, पढ़ जा। पता है एज्यूम्ड मीन क्या होता है? पढ़े तो थे पर याद कुछ नहीं है सर, नहीं। वही तो कह रहा था कि कोरोना ने तुम्हारी बैंड बजाई और तुमने बड़े मजे से बजवाई, हाँ, ठीक है ना। एज्यूम्ड कल्पित माध्य, तो एज्यूम्ड मीन अपन कब लेते थे? जब डाटा बड़े बड़े होते थे, प्लस करना होगा, हाँ, बीच वाले का कोई एक वैल्यू ले लेते थे ए मान के, हाँ, फिर उसको सब में से माइनस करते थे, दिया ही आता था, सब भूल गए। ऐसा कुछ होता है, देखो एक्स एफ हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मान लो। इनमें से बीच में से हम अपनी मर्जी से किसी भी डाटा को ए मान लेते हैं, ए बोल लेते हैं एज्यूम्ड मीन। फिर अपन एक्स आई माइनस ए निकालते हैं, जिसे हम डी का नाम देते हैं। मतलब इसको इन सब में से माइनस करते जाते हैं, उससे क्या हो गया, देखो डाटा छोटे नहीं हो गए भाई, 25 50 75 इस तरह से है। अब ये आपने 75 ले लिया, 75 माइनस 75 को जीरो नहीं आ जाएगा, ये छोटा डाटा छोटे हो गए, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। उसके बाद आंसर सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई प्लस, ठीक है, तो लिख लो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां डी आई कौन है, एक्स आई माइनस डी आई बोले तो डेविएशन, विचलन, डी फॉर डेविएशन। ये तुम्हारे बुक के अंदर क्वेश्चन है भाई, बुक में जरूर है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बुक वाले तुम 11th वाले कर सकते हो इनको, टारगेट वालों को इन पर कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन वाला मैं करवा दूंगा जो अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। शीट भेज देंगे, शीट का क्या है, अरे रुक जा रे रुक। इसके बाद में अगर आपको याद हो फिर भी डाटा बड़ा है, तो डी आई के बजाय यू आई आता था, डी आई अपॉन एच, क्लास इंटरवल आता होगा हमें, क्या कर, चलो कोई नहीं, आता है तो ठीक, नहीं आता तो भी ठीक, कोई बात नहीं, है ना। तो याद रख, ठीक है ना, कुछ सब याद है, वो फर्जी आदमी है ऐसे करता है, उसको याद है फिर भी लेकिन लिखना था। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, या क्वेश्चन से पहले नोट लिखवा देता हूँ एक दो। नोट नंबर 1, अब इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो इफ मीन्स ऑफ x1 is x1 bar and mean of x2 is x2 bar,
with number of observations are n1 and n2 respectively, then combined mean. यदि दो बंटनों x1 व x2 के माध्य x1 बार व x2 बार है, यदि दो बंटनों x1 व x2 के माध्य क्रमशः x1 बार व x2 बार है और इनमें प्रेक्षणों की संख्या n1 व n2 है, बताओ भाई ये मतलब देखा जाए तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। सोचो मैं तुमसे कहूं कि x और y और z इनका मीन है 5, इनका मीन कितना 5, और ले लेता हूं मैं a और b, इनका मीन है 3। ठीक है, तो क्या आप मुझे x y z a b क्या इसका मीन नहीं बता सकते बच्चों? बता दो ना, इतना टाइम थोड़ी लगता है। 21/5 सही है सब? भाई इनका मीन 5 है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 बराबर 5। सही है, तो बोलो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? a प्लस बी कितना आ गया? 6। अब मुझे इन सब का प्लस चाहिए, तो बोलो प्लस कितना आ जाएगा? 15 6 21। टोटल कितने नंबर है? 5 डिवाइड बाय 5। मतलब देखा जाए तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो n1 ये हो गया x1 बार, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो फॉर्मूला बन गया n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन टोटल नंबर n1 प्लस 3 होते तो 3 आ जाते, 4 फॉर्मूला बन गया। और मतलब छोटी चीज बहुत, फॉर्मूले से याद नहीं रखना, तरीके से याद रखो। तो संयुक्त माध्य एक तरह से, ठीक है। कोई हो जिसको नहीं समझ में आया हो? ऐसे इनमें से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। पहली चीज जहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो 1 3 और 5, हाँ भाई इनका अर्थमेटिक मीन यानी मीन बताइए, इनका तीनों का मीन बताइए। 9/3 आंसर बोलो। 3 आया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सब में 10 ऐड कर रहा हूँ, सब में 10 ऐड किया, सब में 10 ऐड किया, सब में 10 ऐड। हाँ भाई इनका मीन बताइए, इनका मीन बताइए। 13। तो देखा जाए तो +3 आ रहा है, +10 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सीधा सा कंसेप्ट एपी में भी करते थे अगर तुम्हें याद हो तो, कि किसी ऑब्जर्वेशन का मीन आपको पता है, तो अगर आप उस ऑब्जर्वेशन में सब में एज इट इज कुछ प्लस करें, कुछ माइनस करें, कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ डिवाइड करें, तो मीन में भी सेम चेंजेस आता है। ध्यान नहीं, कोई डाउट नहीं, हट। क्या लिखोगे? इफ मीन ऑफ x इज x बार, देन मीन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी अपॉन सी इज, क्या हो जाएगा? ए एक्स बार प्लस माइनस बी अपॉन, प्लस करे तो प्लस कर दो आप भी, माइनस करे तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करे तो डिवाइड। जैसा ये करे ना वैसे आप आंसर में कर देना। जैसा मैंने 10 प्लस किया, आपने आंसर में 10 कर दिया। अगर अलग अलग हो जाए, अलग अलग मतलब पहले में 2 ऐड कर दिया, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो फिर हिसाब किताब जो तुम्हें आता है। मतलब मीन के क्वेश्चन जस्ट लाइक 8वीं लेवल के, सीरियसली कह रहा हूं। बस आप क्वेश्चन को पढ़ें और कुछ नहीं। अगर आप फॉर्मूलों पे, वही फॉर्मूले मतलब ऐसा क्या होती है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, है ना। तो फॉर्मूलों पर डिपेंड नहीं रहना, ध्यान होना चाहिए, बस साथ में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, क्या पता कोई इमरजेंसी में काम आ जाए।
पॉइंट नंबर 3, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 डाटा लिखा 4 है ना, इसका मीन बताओ। 4 4, एक भी मेरा तो बीच में हो गया। हाँ हो गया। और तुम प्लस करके देखोगे तो भी 4 ही आएगा, तो करके देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, 25 और 3 28, टोटल कितने? 7, 28 बाई 7, मीन कितना आ गया? अच्छा ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस मीन से इन सबका डी निकाल रहा हूँ। डी समझते हो ना, एक्स आई माइनस ए, बोलो सब में से 4 माइनस करो। -3 -2 -6 -1 0 1 2 3 इन सबका प्लस करो, 0 मतलब मीन के रेस्पेक्ट में, मीन के रेस्पेक्ट में सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 आएगा अगर आप अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकालते हैं। सम ऑफ डेविएशंस taken from arithmetic mean is always 0. Sum of deviations taken from arithmetic mean is always 0. समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग सदैव 0 होता है। Sum of deviations taken from arithmetic mean is always 0. डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो कह देता है सम ऑफ डेविएशन इज 0 विद रिस्पेक्ट टू, ऑप्शन में मीन, मोड, मीडियन और कोई एक और दे देगा, नन ऑफ दिस, है ना। तो बहुत छोटी चीज है और उस वक्त दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन चीजों को पढ़ना, सम ऑफ डेविएशन। तो देखना एक बार और, अगर मैं इन सबका स्क्वायर करके प्लस करूं, इन्हीं का स्क्वायर करके प्लस, 9 और 4 13 और 14 14 14 28, 28 आया ना। अब एक काम करते हैं, इस 4 के बजाय किसी और से लेते हैं। ये अपने अर्थमेटिक मीन से लिया ना, मीन के बजाय कुछ भी नंबर ले लो, तुम्हारी जो मर्जी, बोलो सेम ही आएगा। चेक कर लेते, बोलो क्या लूं? 5 5 5 5 5 5, स्क्वायर करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करके प्लस करो, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, 30 और 5 35, कहाँ है सेम? सेम नहीं आता, ये मिनिमम आता है। यानी कि आप इससे लोगे, किससे? अर्थमेटिक मीन से, और उन सबका स्क्वायर करके प्लस करोगे तो वो हमेशा कितना आएगा? कम से कम मिनिमम आएगा। बाकी आप किससे भी लेके देख लो, वो हमेशा उससे क्या आएगा? ज्यादा। तो दोबारा दोनों चीज रिपीट कर रहा हूँ। सर 3 लेंगे तो भी है ना 35। तो लेके वो 3 वाला 35 मुद्दा है क्या? मुद्दा क्या है कि अर्थमेटिक मीन से लोगे, है ना, तो सम तो 0 आएगा और सम ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? मिनिमम। कब? जब आप अर्थमेटिक मीन से लेते हैं, यानी मीन से नहीं लेते हो तो ना तो सम 0 आएगा ना ही मिनिमम आएगा, ठीक है। तो या तो इसी लाइन में लिख लो और या अगले में लिख लो, इसी में लिख लो, ऐसे करो। एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस इज मिनिमम, तथा सम विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। Sum of squares of deviations is minimum, विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। ये पूछी जाती है चीजें डायरेक्टली, ध्यान रखना इस चीज का, इसीलिए मैं इनको लिखवा रहा हूँ। थ्योरेटिकल चीजें भी पूछ लेता है इस चैप्टर में। तो अगर आप अर्थमेटिक मीन से लेंगे तो ही मिनिमम आएगा, वरना नहीं आएगा। सर एडवांस में इसके क्वेश्चन, एडवांस में चैप्टर नहीं है, तो मुझे क्या पता था? तो वही तो बता रहा हूँ, क्या है लपटा लगाऊंगा ये खींच के। एडवांस में चैप्टर ले ले इसका। हाँ भाई लिखो नेक्स्ट। तीसरे में लिखा कि चौथे में लिखा? चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख लो आप कि जैसे अपन ने दो सीरीज का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन लिखा, वैसे ही कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले तो, कंबाइंड हार्मोनिक मीन पूछ ले तो डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। क्या? x1 g1 x2 g2 कंबाइंड जीन। चलो निकाल के बताओ, बताइए कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा?
जैसे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हुआ था n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n, वैसे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सर तो x1 की पावर ऐसे कैसे ही h कितना होगा? सर x1 की पावर g1 प्लस x2 की पावर g2 की होल पावर g1 1 अपॉन g1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स n1 n2 ऐसे ही। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ही होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? सर x1 की पावर n1 प्लस x2 एक्शन तो कुछ होता ही नहीं, एक्शन क्या होता है? ओ फर्जी आदमी, जो भी होता है क्वेश्चन उसकी कर। पावर n1 तो और क्या है? तो ये तुम्हें दिया हुआ है ना करने के लिए। रूट g1 x1 into रूट g2 x2। देखो, हाँ जीवन कितना आ गया? जीवन आ गया अपना x1 पाई में है, मल्टीप्लाई में है, उसकी पावर है। भाई कहां से आया? पाई का मतलब मल्टीप्लाई। अरे भाई खूब सारे नंबर हैं, जैसे मान लो जीवन क्या होता है, ठीक। G2 कितना हो गया? हाँ वाई दे दूं? क्या लो? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सबका मल्टीप्लाई और पावर कितनी 1/n1 तो ये निकाल लो। बोलो भाई ये कितना आया? g1 1/n1 इधर गया तो पावर n1 उल्टी हो जाती है ना पावर, तो इसकी वैल्यू आ गई g1 की पावर n1, सर ऐसे g2 की पावर n2, तो g आ गया अपने पास g1 की पावर g2 की पावर होल पावर। सर ऐसे तो बोलना ऐसा ही तो बोलना था, ये तो नहीं बोलना चाहता। वो जीवन की मैंने x1 बोला और तो x1 कहाँ से आया? वो बात समझ लो, आप तो समझते हो। सही बात। ऐसे कैसे इसका निकाल लोगे? n1 प्लस n2 तरीका तुम्हारे पता ही है, ठीक है भाई। कहाँ से आया ये? अगर जानने की इच्छा हो तो बोलो। h1 बराबर कितना हो गया? n1 अपॉन सबका प्लस, तो बोलो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? n1 अपॉन h1, दूसरे वाले में n1 अपॉन h2, नाउ लास्ट में आंसर अपॉन इनका प्लस कितना आया था? प्लस, यानी तरीका वही चल रहा है कि हम सम निकालते हैं या प्रोडक्ट निकालते हैं अलग अलग, और उसके बाद में ये सिस्टम करते हैं। Point number next. Arithmetic mean does not affected by scale changes. छठा पॉइंट लिख लीजिए आप। Arithmetic mean does not affect by scale changes. स्केल परिवर्तन से समांतर माध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। Arithmetic mean does not affect by scale changes. चलिए अब इस छोटे से पॉइंट पर क्वेश्चन करते हैं अपन, जो अपन अर्थमेटिक मीन वाला पोर्शन पढ़ा है कि यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल बनता है, देखते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्रथम n समांतर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए।
फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आता है भी आपको इसमें क्या है? मतलब सोचोगे नहीं बिल्कुल भी। डिवाइड बाय एन कौन करेगा? फिर तो मतलब गलती पहले करेंगे यूं? ये वो यही तो गलतियां हैं, वहां भी यही होना है, फिर नहीं होगा भाई। ये तुम्हें आता है लेकिन फिर भी तुम गलत कर रहे हो। सही है तो और क्या है भाई। इसने कहा इनका मीन पूछा है सम होता है ना? बोलो इनका मीन मतलब इनका प्लस अपॉन एन। क्या हम सिग्मा एन का फॉर्मूला नहीं जानते? एन एन प्लस वन बाई टू पढ़ा ना अपन ने। डिवाइड बाय कितना? एन, एन से एन कट गया, कितना आंसर आ गया? नहीं समझ में आया? फिर एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर जैसे याद नहीं आवे तो एपी लगा लो ना भाई। एपी नहीं आती क्या अपन को? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक संख्या का भार इसके वर्ग के बराबर, स्वयं के वर्ग के बराबर। जबकि प्रत्येक संख्या का भार स्वयं के वर्ग के बराबर। मतलब आना चाहिए आपको, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में भी। आप पढ़ो क्वेश्चन को, आता है आपको। सर सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। सर n plus 1 to n plus 6 upon 2। पेन चला ले, हवाबाज। सिक्स आपको मीन दे दी, मीन क्या वेट दे दिया, और क्या चाहिए आपको? यानी एक तरह से फ्रिक्वेंसी दे दी ना आपको, बस भाई टेबल बना लो। ये एक्स, ये डब्ल्यू। बोलो एक्स बोलो, एक दो तीन चार पाँच। हाँ भाई वन का मीन बोलो। वन का मीन क्या? वन का वेट 4 वन का वन स्क्वायर, टू का थ्री का। कोई डाउट? दिया भाई साहब? बोलो मीन का फॉर्मूला बोलो। सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू एफ आई एक्स आई। मतलब बोलो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन का क्यूब, टू का क्यूब, तो ऊपर आ गया बच्चों सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला। सही बात है। डब्ल्यू आई मतलब ये यानी सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला। और क्या हमें सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता? बोलो। अबे एपीजीपी टू एन प्लस वन क्या? पूरा बोलो ढंग से। वेरी गुड। मैं सोच रहा हूँ कि साला ये तो मतलब एडवांस क्लियर करेंगे। बस एक ही करेगा, दिख गया लखन। मजे करो बाकी। सिग्मा एन स्क्वायर काटा पीटी तो आती होगी कि वो भी नहीं आती? वो आठी पास कर लो तो फर्जी आदमी में बैठ लिए। नहीं तुम आठी पास हो, 10वीं पास कितने कर दिया?
गलती से करती सरकार बेवकूफ सर, है। ये 10वीं में थोड़ी करवाया। तुम तो 8वीं पास हो सिंपल से, और कुछ नहीं हो। एक एन से एक एन गया, एक एन प्लस वन से एक एन प्लस वन गया, है ना। ऊपर बच जाएगा एक एन प्लस वन। 2 से 6 कटेगा तो 3 बचेगा कहाँ, ऊपर, है ना। और 4 यानी 2 बचेगा नीचे। और कैलकुलेशन चेक कर लेना। सर, n plus 1 2n plus 1 और 12 है। सही है। इसमें चेंज कर सकता था वो, स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ के बजाय ईच नंबर इज इटसेल्फ कह देता। इटसेल्फ कह देता तो 1 2 3 आ जाता, तो ऊपर आ जाता स्क्वायर और नीचे आ जाता सिग्मा एन। मतलब वही फॉर्मूले जो हम एपीजीपी में पढ़ चुके हैं, उनमें से कोई भी फॉर्मूला। मैं तो कहता हूँ वेटेड मीन के बजाय फ्रीक्वेंसी वर्ड लगा दो, सेम डिटो क्वेश्चन हो गया। फाइंड द मीन ऑफ दिस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच, लो सेम क्वेश्चन हो गया। पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। mean of 10 observations is 5 and mean of another 7 observations is 9. Then find the mean of all 17 observations. Formula based question दे रहा हूँ एक। Then find the mean of all observations. पहले उसमें कर ले, फिर कहेगा नहीं। 10 ऑब्जर्वेशंस का 5 है और 7 ऑब्जर्वेशंस का 9 है, सर, 113 तो पूरे 17 ऑब्जर्वेशंस का मीन बता दीजिए। अब लिख लो इसमें कॉपी में। खुश हो रहे हैं कि नहीं सर हमने कर लिया। अब जोड़ बाकी आदमी हैं, प्लस माइनस करके खुश हो रहे हैं। इसके बाद वाला करना, ठीक है ना। इसके बाद वाला करना, ठीक है ना। समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस। कैसे आया उसमें भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। 10 ऑब्जर्वेशन इंटू 5, 7 इंटू 9, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 प्लस 7 कितना आया 113। बता 17 फॉर्मूला याद नहीं। अच्छी बात है। तो two observations are rated from a 7 and 10. Find their correct values are 15 and 9. Then find
करेक्ट होगी। 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन 25 है। 25.7 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है? 25। उतार ले। ठीक है, सही है क्या? मुझे थोड़ी पता है आंसर। क्वेश्चन तो ये भी सिंपल ही है, 9th लेवल का क्वेश्चन है, इसमें क्या। अगर आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। कैलकुलेशन के दौरान हमने ये पाया कि 2 ऑब्जर्वेशंस गलत पड़ी गई थी। गलत क्या पड़ी गई थी? 7 और 10, जबकि उनकी सही वैल्यू क्या थी? 15 और 9। तूने क्वेश्चन लिख लिया क्या? लिख लेगा? मतलब एक्चुअल नंबर, सही नंबर कौन थे? 15 और 9। पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने गलती से 15 और 9 के बजाय क्या लिख दिया बच्चों? 7 और 10। यानी गलत कौन है? ये। सही कौन है? ये। तो एक काम करो ना यार, गलत को निकालो, सही को डालो। सही है? तो देखो 10 का 25, 10 नंबर ये तो हो गए अपने 8 नंबर जिनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। 8 नंबर जिनका कोई जिक्र नहीं है। ये कौन से गलत वाले जो हमने लिए? अपॉन 10, जो अपन को कितना दिया हुआ है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो बोलो इन 8 नंबर का प्लस कितना आ गया? या फिर पूरे 10 का ले लेता हूँ ना, ठीक है, प्लस 17 बराबर 250। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये जो 250 ये है गलत प्लस, गलत सम है। तो एक काम करें, जो गलत सम है उसको हटाओ और सही डाल दो। 17 हटाओ, 15 और 9 24, 24 डाल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 17 हटाओ और 24 डाल दो, मतलब 7 ऐड कर दो एक तरह से। ठीक है, 257/10 यानी 25.7। मेरा सबसे पहले आया इसको कंधे पटाओ सारे के सारे। तो करेक्टेड सम, करेक्टेड सम हो जाएगा अपने पास 15 + 9 बराबर आ गया 250 टोटल। 17 हटाया और 24 ऐड किया। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्टेड मीन कितना हो जाएगा बच्चों? 257 डिवाइड बाय। ऐसे क्वेश्चन आते हैं विजय में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। एक से 8 का सम है 233। हाँ तो बात बराबर ही है, फिर 233 में ये ऐड कर देगा। सर मैंने आप क्या लग किया 233 में 15 और 9 ऐड करेगा, 7 थोड़ी करेगा। 233 तो 8 का ही सम आया, उसमें 2 नंबर सही जुड़ेंगे। 2 सही नंबर कौन है? हाँ, 7 तो डिफरेंस है। सर सर तो डिफरेंस आना नंबर की 7 का है तो इसमें 7 कैसे जोड़ तो जोड़ ले भाई, मैंने मना किया तेरे से। मैं तो मास्टर हूँ, मुझे समझाना पड़ता है ना। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं बच्चों। मान लो 3 डाटा कहते हैं कि 3 गलत है, उनको ये पढ़ा था, 3 हटा दो, उनके बजाय जो 3 सही है वो डाल दो। एक तरह से यानी कि गलत वालों का प्लस हटा दो, सही वालों को ऐड कर दो। सेम डिक्टो क्वेश्चन अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें मीन डेविएशन हुआ, वेरिएंस हुआ, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आता है एक तरह से। क्या? तो एक ही तो आता है 25 में से, एक में पास हो जाएगा क्या? तो 1015 देंगे। हाँ, आपको नहीं आती लिखो नेक्स्ट। इफ mean of xi is x bar, सर सर ऐसे कैसे क्वेश्चन करने चाहिए then mean of xi plus 2i, जहाँ i की वैल्यू 1 2 से लेके n। ऑप्शंस आर x bar
एक्स बार प्लस 2n, एक्स बार प्लस 2, एक्स बार प्लस n। एक और है, 5 ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन आते हैं भाई वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखना इस चीज का। वेस्ट बंगाल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 5 ऑप्शन आते हैं, 5, इधर वेस्ट बंगाल साइड में। हाँ बिल्कुल 5 ऑप्शन आते हैं। वो जो होते हैं ना लोकल एग्जाम्स होते हैं, वो WBG है। हाँ तो उनमें 5 तो मतलब वो और ज्यादा चेक करते हैं। 5 ऑप्शन तुम्हारे लिए सही थोड़ी है। मैंने कल प्रायोरिटी में बताया था ऐसे, 20% ऑलरेडी आ गई, पहले 25% थी, तो फिर तुम्हारे लिए सही नहीं है। वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। इसको करना है, वो सही है तुम्हारे लिए, करो। सर थर्ड ऑप्शन। सेकंड ही है सर पक्का। अभी तो 3 ऑप्शन और बाकी हैं, एक बार उनको भी ट्राई कर ले। सेकंड ही है। ऐसा थोड़ी होता है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर 2 फुट करके भाई। क्वेश्चन ये है कि x1, x2, x3, इनका मीन कितना है। किसका मीन पूछा है बोलो। 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, इनका मीन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सोचा आप लोगों ने, तो फिर अब क्या है, तो कल करना नहीं आता तुम लोगों को। हाँ भाई, इनका प्लस कितना आ जाएगा। अरे प्लस करके अपॉन n बराबर एक्स बार, ऐसे क्या कर रहे हो, सोच रहे हैं भगवान जाने कहाँ से आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इनका प्लस अपॉन n निकालना है, इनका प्लस और n, ये मुझे निकालना है। x1, x2, x3, xn, इसकी जगह तो क्या लिख दूं, 2, 4, 6, तो साली ये भी तो मुझे आती ही नहीं है साली। नहीं, 2 + 4 + 6 से लेके 2n, 2 कॉमन, 1, 2, 3 से लेके n, बोले तो n +1/2, n कट गया सब जगह। देखा सर, आप करके दिखाओ। नहीं, हम मैच करके बताएंगे। एक नंबर का मीन कभी निकलता है, तो n बराबर 1 लेगा तो एक नंबर का मीन तो सेम ही आएगा। सर 2 लेके देखो ये मीन एक नंबर का होता है क्या आदमी यार। सर 2 मैं हाँ भाई, 5 का मीन बता, 5 का मीन। 5 फिर चक्कर बढ़ गया ना, यानी मीन निकालने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए होते हैं, 2। हाँ कम से कम 2 लोग। क्या भाई n कर दो, तो तुम्हें आना चीज में क्या है भाई। इसका तो x बार हो गया, सिग्मा 2i का nn+1/n, n+1, चीजें तो वही है।
तो इस पर इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनता भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग, मीडियन यानी कि माध्यिका। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। मीडियन 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 इज डिनोटेड बाय द कैपिटल M। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन यानी कि माध्यिका। सब जानते क्या होती है मीडियन? जो ज्यादा होता है वो तरीका थोड़ी पूछ रहा हूँ, क्या होती है पूछ रहा हूँ एक तो बीचों बीच भाई। किसी भी ऑब्जर्वेशन के दो बराबर टुकड़े करने वाला ऑब्जर्वेशन यानी कि बीचों बीच वाला नंबर, बस वही होता है। उसके लिए करते क्या, वो भी आपको पता है, ठीक है। या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो और बीच वाला जो नंबर आए एज इट इज में उठा लो। बीच वाला एक नंबर आ सकता है बशर्ते कि नंबर ऑफ ऑड्स हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी काम नहीं आता, सब बेकार है। कोई भी चीज काम नहीं आती, बस जेई मेंस पास करने के लिए आती है। जेई मेंस पास करने के लिए काम आती है ना। नहीं, कहीं ना कहीं तो काम आता है। हर चीज आती है काम, पर तुम्हारे काम नहीं आती, बस यूं है। बाद में भी हर फील्ड में अलग अलग होता है तो नहीं आती काम, रहने दो, ठीक है ना। हाँ भाई, तो जब आपको फ्रिक्वेंसी ना दी जाए, जब आपको फ्रिक्वेंसी ना दी जाए, सिंपल सा 1 3 8 -5 4 2 6 इनका मीडियन निकालना है, ठीक है ना। कोई नंबर दो बार नहीं लिख लिया, नहीं लिखा, तो सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में चल भैया -1 2 3 4 नहीं 5 6 बस 3 7 8 भी है ना। टोटल नंबर कितने, 7 8 7, ठीक है। इवन होता है तो बीच वाले दो का प्लस करके बाई 2, याद नहीं ले लेते, याद है कि भूल गए? तो लिखो इसमें पहले पहला लिखो, दो बार आ जाए तो भी सेम सिस्टम, सेम सिस्टम। 4 या फिर व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन लिख लो पहला। जब बारंबारता नहीं दी गई हो, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट, लिख लो क्या करेंगे। फर्स्ट वी अरेंज ऑल द डाटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट वी अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशंस इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। First, we arrange all the observations in either ascending or descending order, and then उसके बाद लिख लो मीन इज इक्वल टू, जैसे मान लो 7 था तो 7 पे 4 आया था, 7 और 1 8 बाई 2 यानी कि Tn+1/2, सही है ना। कब, जब n कौन है ऑड, और मीडियन इज इक्वल टू, मान लो 8 डाटा है तो 8 है तो 4 और 5 का प्लस, 4 और 5, 4 और 5, कब, जब n इवन है। क्या हुआ भाई, जैसे मान लो 8 डाटा है तो बीच वाले दो कौन है, सही है, तो बोलो, तो n की वैल्यू 8, 4 कब आएगा 8/2, और जस्ट उसके ज्यादा वाला 8 + 2/2 5, सिंपल है। क्लियर है कि अगर आपकी टोटल जो डाटा है वो ओड है तो सिंगल वन आएगा बीच में, दैट इज n+1/2। अगर इवन है तो बीच में 2 डाटा आएंगे, जब 2 डाटा आएगा तो उनको प्लस करके बाई 2 करना है। बस इससे पहले क्या कर लेंगे अपन, अरेंज कर लेंगे उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, वो आपकी इच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाए, और जब फ्रीक्वेंसी देता है तो फॉर्मूला So question number one, the minus को negative minus को minus नॉट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, सतत बारंबारता बंटन के लिए। इसके लिए एक फॉर्मूला था बड़ा सा, उम्मीद करता हूँ याद होगा। याद करो, L प्लस देखा, मैंने कहा ना तुम लोग 8वीं बात हो, 10वीं बात कहाँ ना। हाँ सर याद L प्लस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो क्या होती है? सर पढ़ाया था पर याद नहीं है। लिख लो तो याद नहीं है तो पढ़ाया था पर याद नहीं था। सी लिख लो या सी एफ लिख लो, एक ही बात है। हमारे लिए एक फॉर्मूला था। L प्लस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कोलिगेटिव केमिस्ट्री चल रही है। कोलिगेटिव मिक्स हो रहा है। हाइट के दो, इंटरवल के दो। L इज द लोअर लिमिट ऑफ, लिखने के बाद में मिटाने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना। सर पढ़ा है बस याद नहीं रहा। सर घूम लेते हो तो just about the H plus ओके सारा डाटा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L, माध्यिका वर्ग की बारंबारता स्मॉल f, कैपिटल N तो वही है जो है हमेशा, नो चेंज के साथ। सर हो गए जो H वर्ग अंतराल CF, माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यिका वर्ग से होता है, तुम्हारे नहीं आता, इनके आता है, और इनको कोई मतलब है नहीं। क्या संचय बारंबारता, तुम 11वीं में हो, ये टारगेट में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें भी मेहनत लगेगी बढ़िया वाली। नहीं पहुँचोगे बेटा, चिंता मत करो, जिस आज अभी चल रहे हैं ना उस हिसाब से तो मुश्किल ही है, ठीक है। बस 11वीं बात कर लो, बस बहुत बढ़िया है। लिख लिया पूरा वर्ग अंतराल, इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता नहीं है अभी, ठीक है ना, और सब्जेक्टिव भी नहीं आता, सब्जेक्टिव इनका आता है उसको मतलब है नहीं, हम बराबर लेवल पे ठीक है। इसके क्वेश्चन 11वीं के क्वेश्चन 10वीं के क्वेश्चन तुमसे कौन पूछे। एक छोटा सा क्वेश्चन बताना सोच के, ठीक है। मैं तेरा लप्पड़ लगा दूंगा, ठीक है ना। 20 डाटा है, 20 ऑब्जर्वेशन जो तुम्हारे आता है, ठीक है ना, पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया। 20 ऑब्जर्वेशन है, उनकी मीडियन है 15। 20 ऑब्जर्वेशन हैं जिनकी माध्यिका, जिनकी मीडियन कितनी है 15, ठीक है। अगर जो
लास्ट की दो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, लास्ट की जो दो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन उन दोनों में 5 और 5 ऐड कर दिया, दोनों में 5 5 ऐड किया, तो नई मीडियन कितनी हो जाएगी? सेम ही रहेगा। तो नई मीडियन कितनी हो जाएगी? सेम ही रहेगी। हाँ? मैंने कहा ना लास्ट में तो 10 बार क्या करने चाहिए? ये क्वेश्चन आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो उसने कहा 20 ऑब्जर्वेशन की मीडियन 15, यानी 15 कहाँ हो गया? बीच वाला नंबर हो गया। अब बताओ, या ये समझ लो कि ये एक पलड़ा है, ये यूं झुका हुआ है, ठीक है ना? अब बताओ, आप इधर वाले में 2 किलो और बढ़ा दो, ऐसे रहेगा? ऐसे तो होने से रहा, ऐसे ही। अब ये कह देता कि पहली 3 में सब में से 10 10 कम कर दिया, तो कोई बात तो भी यार मतलब वही वाली बात हो गई कि 20 ऑब्जर्वेशन में बीचों बीच कितना है? 15, ऊपर कुछ डाटा ऊपर कुछ डाटा, सही बात है। अब बोलो, इनमें से कुछ कम कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? इनमें कुछ बढ़ा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? यानी समझ रहे हो, मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इनको समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है। पक्का आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, मैं पूछूं इनकी मीडियन बताओ। 4 इनकी मीडियन आ गई 4। हाँ भाई, इनकी मीडियन बताओ, 4 बताओ। 4 4 4 4 4 नहीं है, 4 से 4 नहीं, तो कम करेंगे। तो वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, क्यों? प्लस करने के बाद तो ना तुम बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, जब तक अपन को डाटा नहीं, हाँ नंबर है तो बता सकते हैं। इस 20 में वो कह दे कि पहले 4 में सब में 10 10 प्लस कर दिया, अब बताओ, कोई नहीं बता सकता जब तक हमें डाटा नहीं पता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे जेईई मेंस के अंदर, ठीक है ना? समझ गए? तो एक क्वेश्चन लिख लो ये वाला, ठीक है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको समझ में आए। क्वेश्चन लिख लो आप, मीडियन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 20, 15 प्रेक्षणों की माध्यिका 20 है। मीडियन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 20, median of 15 observations is 20. If in the last 3 observations, if in the last 3 greatest observations, greatest पर लगाना जरूरी है वरना चक्कर पड़ सकता है कि बिना असेंडिंग डिसेंडिंग वाले पे तो नहीं कर दिया भाई, ठीक है? If in the last 3 greatest observations 15 is added in 3, 15 is added in each, 15 is added in each, then find new median, then find new median. आंसर इज 50, वही जो भी रहेगा 20 रहेगा, नो चेंज, लिख लेना 20 नो चेंज। ठीक है, ये हो गया अपना मीडियन, ठीक है। कल बात करेंगे मोड, ठीक है, तो मोड का परसों खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। 3 लेक्चर में आराम से हो जाता है ये, ठीक है? आज मैं इसकी शीट भेज दूंगा, कंप्लीट करो आप लोग, ठीक है। आज टेस्ट में देंगे इसको, क्यों नहीं देंगे? टेस्ट तो सैटरडे को है, खूब आराम से हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है इसकी शीट में, ठीक है। तो टेस्ट में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वैसे तो रीजनिंग